जय साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस आपका स्वागत करता हूं। बीच में गैप हो गया था बच्चों के पेपर की वजह से, थोड़ा मैं भी बिजी था। ठीक है कि टीचर का धर्म होता है कि पहले अपने जो भी कमजोर स्टूडेंट है उसको भी पास कराए और सबको नैया पार कराए, वही गुरु का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो आइए आज जो है कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि 10 का पेपर है असंस्कृत नाटक कुमुदनी। नाटक कुमुदनी में देखिए 4 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है जो इस बार पेपर में आने वाला है। ठीक है, महात्मना स्मराणी, कानूनिक्यो जीवित मानव, योतु पाप संचय, वयम भारतीय। ठीक, 4 लेसन है। इन 4 लेसन में से आपको या तो सारांश लिखने के लिए आ जाए या पात्र चित्रण। तो अगर आपको कहानी जब याद रहेगी तो आप पात्र चित्रण आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, बस आप देखिए सबका कहानी हम बता दे रहे हैं आप लोग को। जितने भी हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं हमसे सबको हमने याद भी करा दिया है। ये हिंदी में ही लिखने आता है। ठीक है, हिंदी में ही, संस्कृत में लिखना नहीं होगा। तो आप डरिए मत, हिंदी में लिखना होगा। कहानी दिमाग में बैठा लीजिएगा और टॉपिक बाई टॉपिक लिखते जाइएगा। ठीक, हम बता देंगे, समझाएंगे, आप घबराइए मत। चलिए अब आइए हम पहला शुरू करते हैं। क्या है? महात्मना स्मरण, माने महात्मा जी का स्मरण, महात्मा जी को याद करना। अब याद कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या है, वो कैसे हैं, किस प्रकार से थे, उनकी क्या ख्याति है, तभी नहीं याद करेंगे जी। तो देखिए उनकी कहानी हम बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि महात्मा जी का स्मरण। देखिए महात्मा जी का जब भी सारांश लिखने के लिए जो कहानी का तो लिखिएगा। ये पात्र चित्रण दिया है तो कहानी और पात्र चित्रण लगभग सेम ही है इस पाठ का। अब देखिए इस कहानी का शुरुआत होता है कि महात्मा जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 ईस्वी में हुआ। ठीक, 1869 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इनके माता जी पुतलीबाई, पिताजी कौन? करमचंद। ठीक है, अब सुनिए जो भी याद कीजिएगा उसको लाइन बाय लाइन। अब उनके पिताजी जो थे क्या थे? एक सीधे सरल विचार के सच बोलने वाले सत्यवादी थे। माता जी एक घरेलू स्त्री थी, समझ रहे ना? एक घरेलू स्त्री थी, वो पूजा पाठ तप व्रत करना। अब इन दोनों माता पिता दोनों के विचार का युग क्या हुआ? पुत्र पे पड़ा। तो गांधी जी भी सदाचार, निडर, भय और स्वभाव से सरल हो गए। ठीक, अब आगे जब कहानी बढ़ती है देखिए इसमें 3-4 याद रखिएगा कि पहले क्या था कि गांधी जी हमने लिखते हैं कि गांधी जी के जन्म एवं पिता एवं माता, यानी इनके बारे में आपको पहले बताना होगा, पहला ही कोटेशन। ठीक, हमने बता दिया। उसके बाद भाई अब आगे बढ़ती है कहानी। तो एक बार क्या होता है कि इनके घर के पास नाटक आता है। नाटक पात्र चित्रण जो करते हैं, नाटक खेलते हैं, आया। ये भी अपने मित्र के साथ नाटक देखने गए। नाटक जब वहां देख रहे हैं तो उस नाटक में राजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया गया, चरित्र चित्रण किया गया। इन्हें जब नाटक देखे तो इन्होंने मन ही मन ये सोच लिया कि हमें भी जीवन पर क्या करना है? सत्य के मार्ग पे चलना है, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कष्ट उठाना पड़ा या उठाने पड़े, हम नहीं डरेंगे और सत्य के मार्ग पर बढ़ते चलेंगे। ठीक, अब कुछ दिन बीता, स्कूल में समीक्षक आए। समीक्षक आकर के क्या कर रहे हैं? 5 वर्ण विन्यास लिखने के लिए दिए। ठीक, 5 वर्ण विन्यास लिखने के लिए दिए और वर्ण विन्यास सब बच्चों ने सही लिखा। इन्होंने क्या किया? एक शब्द गलत लिखा। किसका? केटल का। अब गुरु जी को लगा कि भाई हमारे सम्मान को ठेस पहुंचेगा, हमारा सम्मान नीचे गिरेगा। उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए क्या किया? एक दूसरे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे उन्होंने केटल शब्द लिख दिया और इनको इशारा किया कि आप लिख लीजिए। चूंकि ये तो सत्यवादी थी, ये सत्य पथ पे, ये तो सत्य के पथ पे जाना चाहते थे और बढ़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने नकल नहीं किया। जिसके वजह से इनको गुरु जी का कोप भंजन, ये था ना, गुरु जी का कोप भंजन होना पड़ता, अर्थात गुरु जी का क्रोध सहना पड़ा और सहपाठियों का क्या हास्य के पात्र बने। यही था ना, हास्य के पात्र, अर्थात इनका उपहास उड़ाया गया, हंसी मजाक उड़ाया गया। फिर भी ये नहीं डरे, ये सत्य का मार्ग नहीं छोड़े। कुछ दिन बाद इनके कार्य से प्रभावित होकर ये गुरु जी के प्यारे हो गए। समझ रहे ना? चलिए अब देखिए दूसरा हम जो पात्र चित्रण में लिख रहे हैं, कहानी में लिख रहे हैं, तो हमने गांधी जी के माता पिता के, भाई इनके बारे में, इनके माता पिता के स्वभाव हो गया। उसके बाद ये हमने दूसरा हेडिंग डाल दिया कि नाटक। अब हम नाटक से ले लेंगे कि इन्होंने नाटक देखा, प्रेरित हुआ, तो हम एक बना दिए कि सत्य प्रियता। अब नाटक से क्या निकल गया? सत्य प्रियता या सत्य के मार्ग पर।
सत्य के मार्ग पर। ये अब ये कहानी का सारांश चल रहा है और इसी से आपका क्या होगा, उनका जब पात्र चरित्र चित्रण लिखेंगे तो उसमें भी ये काम करेगा कि गांधी जी का जन्म पिता डाल दिए, दूसरा हेडिंग हम बना देंगे कि सत्य के मार्ग पर या सत्यनिष्ठ गांधी जी, ठीक ना। अब सुनिए, जब कहानी आगे बढ़ रही है, अब ये कुछ दिन बाद ये क्या हुए, अब इनकी कॉलेज लाइफ खत्म हुई, अब ये गए घूमने के लिए अफ्रीका जा रहा है, ठीक ना। अफ्रीका जब वहां घूम रहे हैं, वहां जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि भारतीयों की दीन दशा बड़ा दयनीय है। जो पढ़ा लिखा है उसको भी गधे की तरह कटवाया जा रहा है, मैंने कूली बना दिया। और गांधी जी को कूलियों का क्या कहा जाता था, वकील, नहीं तो गधों का सरदार या गधों का वकील कहा जाता था। गधे भात होते हैं उसके हिसाब से, ठीक ना। ये वहां के लोगों को देखे तो क्षुब्ध हो गए और इन्होंने कहा कि भारतीयों को हम क्या करेंगे, यहाँ से आजादी दी जाए। उसके लिए ये मन ही मन ठान ले कि सबको मिलाना, सभी भारतीयों को एकजुट करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि एक नगर घूमने के लिए जा रहे थे, ठीक है। यूरोप में एक नगर है प्रिटोरियो, वहां घूमने के लिए जा रहे थे। इन्होंने टिकट करा ली, फर्स्ट क्लास की टिकट करा लिया और उस अपने निर्धारित डिब्बे में और निश्चित सीट पे बैठ के जा रहे थे। तब तक यूरोप वासी, वहीं का लोकल जो था, उसने देखा गांधी जी को तो कहा कि अश्वेत इस फर्स्ट क्लास की श्रेणी में क्या कर रहा है। उसने ट्रेन के अधिकारी से शिकायत कर दिया तो उस अधिकारी ने क्या किया, इनको रात के 9 बजे, ठंड का मौसम, रात में ही उतार दिया डिब्बे पे। ये जो विश्रामालय होता है, विश्राम वाला, उस विश्राम में क्या किए, रात भर ठंड से कुटते हुए काटे। उन्होंने मन ही मन कहा कि इसका बदला हम लेंगे, ठीक ना। और ये पूरे भारतीय को मिलाकर के एकजुट किया और यूरोप में क्या किया, भारतीयों की स्थिति को सुधारे, स्वतंत्र कराया। जब अफ्रीका से ये चलने लगे, वहां के लोग रोकने लगे। इन्होंने कहा कि नहीं, वहां से जब ये देश में आए, अपने देश में आए, इन्होंने आह्वान किया अपने देशवासियों से, किस चीज का, विदेशी वस्त्रों को नकारने के लिए, कि विदेशी वस्त्र को हम छोड़ देंगे, ठीक। विदेशी वस्त्र जो पहनेगा वो पापी का है और विदेशी वस्त्र को अपनाना पाप है। जिसके एवज में, समझा ना, इसके उपलक्ष्य में मुंबई महानगरे, यही था ना, मुंबई महानगर में बहुत बड़ा होलिका दहन हुआ। इसका विदेशी कपड़ों को जलाया गया और ये अग्नि पूरे भारत में फैल गई और पूरे भारतवासी इस संकल्प कर ले कि हम देश की ही वस्तु अपनाएंगे, ठीक। उसके बाद गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए अकेले चले थे, भ्रमण करते हुए किससे, शोषित वर्ग, किसान, मजदूर, पुजारी या कोई आगंतुक आया घूमने के लिए, तीर्थयात्री, सबसे मिले और ये आगे बढ़ते गए और पीछे पीछे इनकी कतार भी बढ़ती गई। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी अकेले चले थे लेकिन इनके पीछे सैकड़ों लोगों की संख्या जुड़ गई थी। घूमते घूमते शाम का समय था, कब, 30 जनवरी 1948 शाम का समय था। गांधी जी टहल रहे थे, अचानक क्या हुआ, धरती पे गिर पड़े और मुंह से हाय राम का आवाज निकला, हे राम आवाज निकला और उसके साथ ही इनकी क्या हो गए, इनका स्वर्गवास हो गया। और आज तक गांधी जी की कमी पूरी नहीं हो पाई है और ना ही कमी पूरी हो पाएगी। ये कहानी का सारांश है, ठीक। अब पात्र चित्रण अगर लिखना होगा गांधी जी का, हमने पहला लिख दिया, उनके माता पिता के बारे में लिख देंगे। दूसरा, सत्य के मार्ग पे। तीसरा, ट्रेन हम घटना डाल सकते हैं, ट्रेन घटना भाई, ट्रेन घटना गांधी जी के साथ हुआ था, उससे तो हम ये क्या कर सकते हैं, ट्रेन घटना जो है, तो अगर कहानी का सारांश लिखेगा ये भी चलेगा ऐसे ही। कहानी का ट्रेन घटना हो गया, और ट्रेन घटना से पहले क्या है, अफ्रीका वाला डाल दीजिएगा, गांधी जी सत्य पिता के मार्ग पर। इसमें हम अपन क्या डाल देंगे, केटल वाला भी डाल देंगे, स्कूल वाला भी डाल देंगे सारांश के लिए। उसके बाद अफ्रीका वाला डाल दीजिएगा घटना कि अफ्रीका गए, वहां के भारतीयों की स्थिति देखी, दयनीय स्थिति था, सब देखिए, ठीक। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, विदेशी वस्त्रों का क्या, विदेशी वस्त्रों का नकारना। भाई विदेशी वस्तुओं का नकारे तो वो घटना हुई थी, हो गया। उसके बाद क्या भैया, विदेशी वस्तुओं को नकार दिए, उसके बाद एक हेडिंग बना देंगे क्या, लास्ट में भ्रमण किए,
भ्रमण किए, किसका, भारत का भ्रमण किए और पूरी घटना डर ये कहानी की सारांश हो जाएंगे। अच्छा, जब लिखना होगा इनके बारे में, सारांश लिखने के लिए आ जाए तो हम सारांश लिख देंगे गांधी जी के जन्म में माता पिता। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, समझा ना? गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी करमचंद मोहनदास, ठीक, मोहनदास था। और सुनो, करमचंद, इनके माता जी का नाम पुतलीबाई जो था, और वो एक क्या थी? घरेलू महिला थी। पिताजी सत्यवादी थे, निडर थे, निर्भीक थे, उनके बारे में लिख दिए। इनके बाद उसके बाद इनका दूसरा लिख देंगे सत्य प्रियता। ये उसके बाद हेडिंग किसके बना रहे हैं? सारा पात्र चित्रण जब लिखेंगे तो बनाएंगे सत्य प्रियता या सत्य के मार्ग पर। अब वहां देखे बता देंगे कि इन्होंने सत्य, जब इनके घर के पास नाटक आया, नाटक में देखा उसमें राजा हरिश्चंद्र का पात्र चित्रण दिखाया गया। नाटक को देखिए बहुत प्रभावित किया और इन्होंने क्या किया? दृढ़ संकल्पित किया कि हम अपने जीवन में कभी झूठ का मार्ग नहीं पकड़ेंगे, हमेशा सत्य के पथ पे चलेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां। ठीक, उसके बाद डाल देंगे क्या? सत्यवादिता, सत्य के मार्ग पे। और डाल देंगे सत्यवादी, सत्यवादी, सत्यवादी गांधी जी। उसके बाद आप लिख देंगे कि एक बार इनके स्कूल में एक समीक्षक आए जिन्होंने 5 वर्ड लिया सीखने के लिए दिया। सब बच्चे ने सही लिखा लेकिन ये गलत लिखे केवल शब्द का, जिसपे अध्यापक ने अपनी सम्मान बचाने के लिए इनको लिखने के लिए इशारा किया दूसरे ब्लैक बोर्ड पे। जब समीक्षक का अन्यत्र मैंने अन्यत्र जगह उसका क्या था? दृष्टि था, जब दूसरे जगह लिखा फिर भी इन्होंने नहीं किया। क्या होता है कि सत्यवादी गांधी जी थे, मैंने सत्य पत्र चाहिए ना, चोरी नहीं। उसके बाद हम डाल देंगे कि अफ्रीका में गांधी जी। हम हेडिंग डाल देंगे कि अफ्रीका में गांधी जी। अब हेडिंग बना रहे हैं अफ्रीका में गांधी जी, तो अफ्रीका में जो घटना हुआ था डाल दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्या? विदेशी वस्त्रों को नकारना या विदेशी वस्त्रों को छोड़ने के लिए भारतीय का आह्वान। इन्होंने भारतीयों का आह्वान किया कि विदेशी वस्त्रों को छोड़ दिया जाए, विदेशी वस्त्रों को जो पहनेगा वह पापी, और विदेशी वस्त्र को सम्मान देना, विदेशी को सम्मान देना क्या है? पाप। ठीक, उसके बाद लास्ट में इनका मृत्यु दिखा देंगे। तो गांधी जी का चलचित्र हो गया, हो जाएगा ना? चलिए, कोई दिक्कत? पे हम आते हैं करुणो जिमुतवान, दयालु जिमुतवान। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है दयालु, तो जिमुतवान कैसा है? दयालु। क्या हुआ कि एक बार ये जिमुतवान जो है राजा के दरबार से आदेश लेकर के आता है कि भाई हम जाएंगे और समुद्र के किनारे का कौतूहल देखेंगे। ये चल रहा है, रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जैसे ही जा रहा है तो देख रहा है कि घर में क्या है? रोना पीटना पड़ा हुआ है, रोने की आवाज आ रही है। वो उस घर के पास जाता है, पूछता है कि भाई क्या समस्या है बताइए आप। वो समस्या पूछता है तो शंखचूड़ नाम का एक सर्प है, सर्प जाति का शंखचूड़ है। वो आके कहता है कि देखिए संधि के अनुसार हम सर्प जाति के हैं, शंखचूड़ हमारा नाम है, और पक्षी राज गरुड़ अंधाधुंध सर्पों को मार रहे थे, खा रहे थे, तो हम लोग के राजा वासुकी उनसे संधि किए कि आपके यहाँ डेली एक सर्प पहुंच जाएगा। आप किसी भी सर्प को क्या कीजिए? ऐसे मत मारिए, अंधाधुंध मत मारिए, सबको समाप्त मत कीजिए। आपके एक सर्प पहुंच जाएगा, आप उसको खा के अपनी भूख मिटा लीजिए या मार दीजिए। संधि के हिसाब से आज मेरा बारी है और मेरी माँ मेरे चलते रो रही है, वो मुझे जाने नहीं देना चाहिए। जिसपे दयालु जिमुतवान पता है कि आप घबराइए मत, आपके जगह हम जाएंगे गरुड़ के। वो चला जाता है। उसके बाद शंखचूड़ क्या होता है कि शंखचूड़ आता है किसके यहाँ? जिमुतवान के घर, और आके सारी बात सच बता देता है। इधर शंखचूड़ जब जाता है किसके यहाँ? गरुड़ के यहाँ। गरुड़ जो है उसका पेट फाड़ के खून पी जाता है, फिर भी एक शब्द नहीं बोलता है कि मैं नहीं हूँ, मैं सर्प नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं सर्प की जगह पे दूसरी जगह में आया हूँ, ये नहीं बोलता है। यहाँ जब शंखचूड़ जो है जिमुतवान के घर आके बताता है, उससे पहले राजा के दरबार से एक सैनिक आता है और पूछता है कि क्या जिमुतवान आया है? तो उसपे उसकी पत्नी और पिता और माता पूछते हैं कि वो कहाँ आया है? तो कहता है कि भाई शंखचूड़ दरबार से ये आदेश लेके आया था कि हम समुद्र के किनारे जाएंगे, उसका कौतूहल देख के आ जाएंगे, अभी तक नहीं लौटा। ये लोग चिंतित होता है। तभी शंखचूड़ उनके घर प्रवेश करता है और पूरी घटना बताता है कि भाई मैं सर्प जाति का हूँ, मुझे संधि के अनुसार मुझे जाना था, लेकिन वो दयालु महान इंसान मेरे जगह वो चला गया, जिसपे ये सुन करके कि मेरा पुत्र गया है, उसकी जान चली जाएगी, तो उसकी पत्नी और माता बेहोश हो जाती है। जब ये दृश्य देखता है शंखचूड़ तो चतुर है, वो फटाक से बात को क्या करता है? तुरंत ही बात को बदल देता है और कहता है होश में ला करके कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्प को मारने वाला था, इंसान जाए तो छोड़ भी दे। समझा ना? छोड़ भी दे। अब ये जब देखता है कि अरे भाई हाँ, तो
बात बदल दिया है। तब तक उसी समय काड़ा और कुछ मांस के लुथड़े गिरते उसके आंगन में। किसके? जीमूत महान की पत्नी देखे तो पति तो उन्हीं का काड़ा है। वो लोग विलाप करने लगते, कहते हैं घबराइए मत, ये दूसरे का भी हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या करते हैं, गरुड़ के पास पहुंचते हैं, गरुड़ के पास चलते हैं और उस जो रक्त है उस रक्त के वो पकड़ करके उसी के पीछे, समझा रहे ना, फॉलो करते हुए पीछे अनुसरण करते हुए गरुड़ के यहाँ पहुंचते हैं। वहां पे जीमूत महान खड़ा हुआ है, जिसमें उसकी सरांसी बता रहे, ठीक ना। लिखना ज्यादा, देखिए 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डीपली मत जाएगा, ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। टाइम का भी बांध रखना है पेपर। अब सुनिए, जब वहां पहुंचते हैं तो ये विलाप करने लगते हैं, सब देखने लगते हैं। कौन? शंख छूट जाता है गरुड़ के यहाँ जाकर के पूरी बात बताता है कि देखिए आपकी संधि के अनुसार एक शर्त को आना था, जो मेरी बारी थी, मेरी माँ रोने लगी, तभी ये दयालु इंसान, परोपकारी इंसान मेरे यहाँ आया और मेरी जगह पे ये आ गया। जिसपे शंख क्या हुआ, गरुड़ को बहुत आत्मग्लानि, बहुत दुख होने लगा, अफसोस होने लगा अपने आप पे, मैंने एक इंसान को मार दिया, समझ रहा ना। लेकिन जैसे ही वो विलाप देखा उसकी पत्नी और माता का, पिता का, जीमूत महान का, वो और ग्लानि से भर गया और सोचने लगा कि इसी प्रकार तो जितने भी मैंने सर्पों को मारा है उसके घर भी रोना पीटना पड़ा होगा, मैंने ऐसे ही लोग विलाप करते होंगे, कितनी दुख की बात। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज के बाद मैं किसी भी सर्प को नहीं मारूंगा, ठीक है। तभी उसकी पत्नी और माता जो है, उसकी माता किसकी, जीमूत महान की विलाप करने लगती है और रोने लगती है और कहती है कि कहीं से अमृत वर्षा हो जाता और मेरा पुत्र जीवित हो जाता। तभी शंखचूड़ के दिमाग, किसके, गरुड़ के दिमाग में ये बात आता है और वो इंद्र की उपासना करने लगता है। किसकी? इंद्र की उपासना करने लगता है और इंद्र की उपासना करता है और उनसे कहता है कि अमृत वर्षा करें। जिसपे अमृत वर्षा होती है, जीमूत महान जीवित हो जाता है, साथ ही आसपास जितने सर्पों के कंकाल पड़े होते हैं, हड्डी या जो भी अवशेष पड़े होते हैं, उससे सभी सर्प जीवित हो जाते हैं और यही पाठ क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है भैया? तो मुख्य पात्र में आ गया आपको जीमूत महान। तो जीमूत महान में आप भाई, जीमूत महान में आप डाल देंगे तो जीमूत महान में पहला डाल देंगे कि क्या है, परोपकारी है, परोपकारी है, ठीक, या दयालु बना सकते हैं, दयालु या परोपकारी, कुछ भी बना। भाई ये दयालु है तभी तो दूसरे के जगह पर खुद जा रहा है, तो आप इसमें आप लिखेंगे जीमूत महान एक दिन क्या हुआ कि समुद्र के किनारे कौतूहल देखने के लिए जा रहा था, रास्ते में रोना देखा, तो जैसे इसको पता चला कि संधि के अनुसार एक सर्प को जाना है गरुड़ किया और वो उसकी माता उसको विलाप कर रही है, जाने नहीं दे रहे, ये परोपकारी है, दयालु जीमूत महान कहता है घबराइए मत, आपकी जगह मैं जाऊंगा और जा करके क्या करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। जाता है। उसके बाद सुनिए, दूसरा हम क्या डाल सकते हैं, कर्तव्यनिष्ठ डाल सकते हैं, कर्तव्यनिष्ठ। भाई इसलिए कर्तव्यनिष्ठ का मतलब कि इसने वचन दिया था और जैसे ही वहां गया गरुड़ उसका पेट फाड़ता है, पेट फाड़ के इसका खून पीने लगता है, फिर भी ये एक शब्द नहीं बोलता है। कौन? जीमूत महान, कि हम सर्प जात के नहीं है, हम संधि के अनुसार आपको शंखचूड़ आना था लेकिन मैं इंसान हूं, मैं एक शब्द नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि कर्तव्यनिष्ठ। समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा हेडिंग बना दीजिए, वचनबद्ध। इसने शंखचूड़ से ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा, ये चाहता तो मार्ग में नहीं भी जाता, भटक भी जाता, लेकिन इसने वचन का मान रख करके सीधे कहाँ पहुंचा, गरुड़ के पास पहुंचा और जाकर के अपने वचन का मान रखा और यहाँ तक अपना प्राण गवा दिया, फिर भी ये अपने वचन से नहीं हटा। 3-4 हेडिंग बना देंगे, इसमें हो जाएगा। अब आइए तीसरा कहानी, यौतुक पाप संचय अर्थात दहेज पाप का संचय, ठीक। अब सुनिए, दहेज पाप का संचय का मतलब इसमें है भाई दहेज के बारे में। सुनिए, ये नाटक क्यों लिखा गया है? देखिए, कोई भी नाटक लिखा जाता है उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। ये नाटक लिखने का ये उद्देश्य है कि आज हमारे समाज में क्या है, इतना दहेज का प्रलोभन चल गया है जिसकी वजह से अच्छे गुणवती संस्कारी लड़की अगर पैसा नहीं है तो उसको हमेशा समाज में दिक्कत हो रहा है, उसकी शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, समझा रहा ना। उसी के उपलक्ष्य में ये नाटक बनाया गया, उसी को परिदृश्य देख करके कि अगर आप कितना भी गुणवती आपकी लड़की है, कितना भी संस्कारी है, अगर वो दहेज लेके नहीं जाती है तो उसको अपने ससुराल में हमेशा ताने सुनना पड़ता है,
शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई औरत या लड़की, क्या कोई लड़की जो है दहेज लेके अपने ससुराल जा रही है, उसमें लाखों अवगुण है, फिर भी वो वहां का उसका सम्मान होता है, मान होता है, उसकी इज्जत होती है। इसी को मैंने इसी को रिलेटेड करके ये यौतुक पाप संचय बनाया गया। इसमें क्या होता है कि दो मित्र होते हैं, कौन कौन, विनय और रामानाथ। रामानाथ और विनय दो मित्र होते हैं। विनय की पुत्री सुमेधा जो है एक संस्कारी घरेलू और क्या लड़की है, जो इतनी गुणवती है, जिसके गुण से प्रभावित होकर के कौन, रामानाथ का ज्येष्ठ पुत्र, उससे प्रभावित होकर उसके गुण से उससे प्रेम विवाह करके अपने घर लाता है। चूंकि ये अपने साथ कोई भी दहेज लेकर के नहीं आती है, इसलिए इसकी सास रंभा के द्वारा हमेशा ताना सुनना पड़ता है। फिर भी ये इतनी सरल स्वभाव की है कि हमेशा अपने सास ससुर और अपने घर का मान बचाने के लिए कुछ नहीं बोलती, हर चीज सहती रही। कुछ दिन बाद इसके ज्येष्ठ पुत्र को विदेश जाना पड़ा, ये चला जाता है, फिर भी हर बार इसके सास के द्वारा इसे ताना मारा जाता है, फिर भी ये कुछ नहीं बोलती, अपने घर और अपना सम्मान बचाने के लिए, ठीक है। ये हमेशा सहती रहती है। और सुनिए, उसके बाद एक दिन इसके रामानाथ के द्वितीय पुत्र जो है, उसका शादी होता है चपला एक अवगुण युक्त स्त्री है, उसमें 50 अवगुण है, फिर भी वो अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर के आती है, नौकर चाकर लेकर आती है, जिससे उस प्रभावित होकर कौन, उसकी सास रंभा हमेशा उसका मान सम्मान बढ़ाती है, हमेशा मान सम्मान करती है, सम्मान देती है, इज्जत देती है, जबकि उसमें सैकड़ों अवगुण है। हर बार ताना मारने की वजह से, रंभा के ताना मारे जाने की वजह से रामानाथ देखता है तो अपने मित्र इसको विनय को पत्र लिखता है कि आकर के मिलो। विनय आकर के मिलता है, विनय से कहता है कि अपनी पुत्री को लेके जाओ, तुमने क्या किया है, दहेज नहीं दिया है। जिसपे विनय बार बार उसको क्या करता है, उसे विनती करता है कि मेरी पुत्री जाएगी तो लोग क्या कहें, फिर भी वो नहीं मानता है, फिर भी बार बार वो मनाने की कोशिश करता है, नहीं मानता है। तब ये आत्मसम्मान में भर जाता है, कोई बाप जो होता है आत्मसम्मान में भर जाता है और भर गया, और वो कहता है कि तुम्हारे इस बड़े घर में मेरी पुत्री के लिए जगह नहीं हो सकता है, तुम्हारे इतने बड़े घर में भोजन नहीं हो सकता, लेकिन मेरे गरीब के यहाँ मेरी पुत्री के लिए जीवन भर जगह रहेगा और जीवन भर उसके लिए भोजन रहेगा, और मैं हमेशा तुम्हारा फॉलो करूंगा। क्या कर रहा है, मैं अपनी पुत्री का हमेशा ध्यान रखूंगा, और ये हमेशा रखता है। तभी उसी समय सुमेधा आती है। सुमेधा कहते कि पिताजी आप पानी पीजिए, तो उसका पिता कौन, विनय कहता है कि नहीं पुत्री, तुम्हारे ससुर ने अपने वचनों से ही क्या किया है, हमारा पेट भर दिया है, हमारा पेट भर गया है। जिसपे सुमेधा अपने पिताजी को बोलती है कि पिताजी आप मेरे ससुर का अपमान मत कीजिए, जिससे क्या होता है, वो अपने घर का सम्मान करती है, अपने ससुर का सम्मान करती है, कौन, सुमेधा। इसी से पता चलता है कोई गुणवती स्त्री, जिसपे विनय अपना चला जाता है। विनय जाने से पहले रामनाथ कहता है कि भोजन का प्रबंध किया जाए, आज मैं अपने बचपन के मित्र के साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा, और वो गाड़ी लेके निकल जाता है। विनय भी अपने घर आ जाता है। तब तक अचानक कुछ देर बाद नौकर का फोन आता है कि मालिक का एक्सीडेंट हो गया है। सुमेधा और उसकी सास रंभा तैयार होते जाने के लिए, उसी समय चपला आती है, कहती है माता जी मुझे अपने कहाँ जाना है, घर जाना है, मायके जाना है। उस पर उसकी सास बोलती है कि चपला तुम्हारे ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें यहाँ रहना जरूरी है। वो कहते मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नौकर चाकर आप है, सुमेधा है, मेरी क्या जरूरत है, मैं मायके जाऊंगी। और वो मायके चली जाती है, जिसपे उसको एहसास होता है, लेकिन किसको, रंभा को लेकर कुछ नहीं बोलते। वो हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे वहाँ पहुँचते हैं पता चलता है कि खून की जरूरत है। सुमेधा खून भी देते, ये बिना सोचे समझे, ये याद किए कि मेरे ससुर द्वारा मुझे कितना अपमान किया गया, मेरे पिता का अपमान कितना किया गया। सास की बात भूल जाती है। जैसे ही वो खून देती है, सास को अपने गलती का एहसास होता है कि धन बड़ा नहीं होता है, गुण होना चाहिए। उसे याद आने लगता है कि चपला जो पैसा लेके आई थी, लेकिन एक भी गुण नहीं है, उसको रोकी, लेकिन वो नहीं रुकी। और सुमेधा कुछ नहीं था, लेकिन अपने ससुर का जान बचाने के लिए अपनी खून तक दान दे दिया। समझ में गया? और उसके बाद कुछ दिन बाद गलती का एहसास होने के बाद पूरा एक चित्र, कौन, पत्र आता है, किसके यहाँ, विनय के। विनय के यहाँ पुनः पत्र आता है, उसमें लिखा था मित्र आके मिलो। ये आके मिलता है तो रंभा और रामानाथ दोनों माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें एहसास हो गया है
कि दहेज लेना पाप है, दहेज पाप का संचय है। हमें गलती कैसा हो कि पैसा रुपया कुछ बड़ा नहीं होता है, क्या होता है, गुण बड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना, गुण बड़ा होता है। ठीक उसी पे मैंने एक शायद लिखा था कि राशन की दुकान नहीं, राशन की दुकान नहीं उधार मांगते, राशन की दुकान नहीं उधार मांगते हैं, ठीक है ना, राशन की दुकान नहीं उधार मांगते हैं। चलिए इसको शेर को थोड़ा सा रोक के बताएंगे, ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप ये कंप्लीट कर ले। अब इसमें पात्र चित्रण मुख्य मुख्य कौन आ गए, विनय, विनय आ गया, रामानाथ आ गया, रामानाथ, उसके बाद सुमेधा आ गई, मुख्य तो सुमेधा ही है, सुमेधा आ गई, और कौन आ गया, रामानाथ, सुमेधा, और आ गई एक रंभा जो उसकी सास। ठीक, अब सुनिए, विनय, रामानाथ, सुमेधा, रंभा, ये 4 लोग हैं। अब इसमें मान लीजिए पहले सुमेधा का सुन लीजिए। सुमेधा क्या है, एक गुणवती सुशील कन्या है जिसके गुण से प्रभावित होकर ही रामानाथ का पुत्र उससे प्रेम विवाह करता है। ठीक, तो हम पहला हेडिंग बना दिए कि गुणवती, गुणवती भाई, गुणवती कन्या बना दिए हेडिंग भाई, गुणवती उसके। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि सुमेधा एक गुणवती कन्या है जिसके गुण से प्रभावित होकर के रामानाथ का ज्येष्ठ पुत्र से प्रेम विवाह करके घर लाता है। अब सुनो, अब उसको हम रख दिए क्या, सहनशील, सहनशील, सहनशील औरत। अब औरत रख दीजिए भाई, जब शादी करके आती है और इसको हर प्रकार का ताना मारा जाता है रंभा द्वारा, ससुर द्वारा, ससुर कुछ नहीं बोलते, रंभा 50 बार इसका अपमान करती है, फिर भी ये सहनशील इतनी औरत है कि इस अपमान को घुट के पी के रह जाती है, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं करती। यहाँ तक इसके पिता को बुलाए जाने पर भी ये कुछ नहीं करती। समझा क्या। और घर का सम्मान, घर का सम्मान रखने वाली स्त्री। अब सुनिए, ये जब जानती है कि मुझे इतना ताना मारा जा रहा है, इस ताने फिर भी सहती रहती है कि ये जानती है कि अगर मैं किसी से कहूंगी, ठीक है ना, मैं किसी से कहूंगी तो ये बात जो भी सुनेगा हंसी उड़ाएगा, मेरे घर की इज्जत जाएगी, तो ये हर बात सह जाती है लेकिन किसी से नहीं कहती। ठीक, अब सुनो, कौन, ससुराल, ससुराल की मान रखने वाली, मान रखने वाली। जैसे ही इसके पिता को बुलाया जाता है, किसके, रामानाथ अपना पत्र लिखता है, विनय को बुलाता है कि मित्र आके मिलो, विनय उससे सब बात बोलता है। विनय से सब बात कौन बोलता है, रामानाथ, की अपनी पुत्री को ले जाओ, पुत्री आपने दहेज नहीं दिया है इसलिए इसको यहाँ से ले जाओ। बार बार विनती करता है विनय रामानाथ से। जब आत्मसम्मान से भर जाता है विनय, कहता है ठीक है मैं अपनी पुत्री को ले जाऊंगा, तुम्हारे इस बड़े घर में उसके लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन मैं अब गरीब, मैं अपनी पुत्री को ले जाऊंगा और मेरे यहाँ ये जीवन भर रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं, खाने को भी दिक्कत नहीं है, रहने को दिक्कत नहीं। सुमेधा उसी समय आगमन होता है, पानी लेकर के आती है, अपने पिता से पूछती है कि पिताजी आप पानी पीजिए। जिसपे उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे ससुर ने अपने शब्दों से ही मेरा पेट भर दिया है। उस पर वो कहती है अपने ससुर का सम्मान बचाने के लिए, ससुराल की मान रखने वाली, वो अपने ससुराल का मान रख के कहती है कि पिताजी आप खबरदार, आप मेरे ससुर का अपमान मत कीजिए, न अपमान मत कीजिए। अब सुनिए, 3-4 हेडिंग इसमें डाल देंगे। अब सुनिए, अब हम डाल देते हैं किसका, विनय पुत्र है तो विनय के बारे में अब डाल देंगे। दूसरा, मान लीजिए हमने रंभा को उठा लिया, रंभा आज की नारी, जिस प्रकार से आज की नारी धन के लोभ में फंसी हुई है, संभवतः सभी नहीं, कुछ औरतें जो है, ठीक उसी प्रकार रंभा भी है, आज के हिसाब से वो परिवेश में ढली हुई है जहाँ ज्यादा पैसा के लोग हैं। दूसरी हम डाल सकते हैं लोभी, लोभी औरत। भाई ये दहेज की रंभा क्या है, दहेज की लोभी औरत है, इसलिए जो सुमेधा बिना दहेज की आती है, जबकि लाखों उसमें गुण होते, गुणवती स्त्री है, सहनशील स्त्री है, फिर भी उसका अपमान करती रहती है, हमेशा क्या करती है, ताने मारती रहती है। और जैसे ही इसकी दूसरी बहू चपला, जो अवगुणों से युक्त है लेकिन
दहेज लेकर के ढेर सारा दहेज और नौकर चाकर लेके आती है, तो हमेशा उसका मान सम्मान रखती है, उसका सम्मान करती है, जिससे पता चलता है कि वो क्या है, एक तो लोभी औरत। अच्छा, अब क्या हो गया, अब हम लोग डाल देंगे पश्चाताप। पश्चाताप, पश्चाताप से युक्त रहना। ठीक हो सकता है ना कि भाई जैसे ही सुमेधा द्वारा उसके पति का जीवन बचाया जाता है खून दे करके, ये पश्चाताप से भर जाती है और इसे अपने गलती का एहसास होता है और ये विनय को बुलाकर माफी भी मांगती है। इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा, ज्यादा लिखते मत जाइएगा, बढ़ा के लिखते रहें। ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? अब चलिए वयम भारतीय, थोड़ा सा सब पे हिंट करते जा रहे हैं, नहीं आएगा, जो भी चारों लेसन का बताते हैं, जो भी लेसन में दिक्कत होगा, ठीक ना, जो भी लेसन में दिक्कत होगा हमारे यहाँ मैसेज कीजिएगा, लाइव आपको डाल दे रहे हैं, लाइव आपको क्वेश्चन कीजिएगा, इसमें फिर पर्सनली जिस चैप्टर पे, ये 4 ही चैप्टर आएंगे, 4 चैप्टर में से 6 नंबर का है, अब जिस पे दिक्कत होगा आप स्पेशली उसी को बता दें। स्वयं भारतीय, हम सब भारतीय, हम सब भारतीयों का गुण क्या है कि हम सब उस भारतीय की तरह है, उस माले की तरह है जिसमें अलग अलग मोतियों से मिल करके क्या होता है, एक माला बना दिया जाता है। अलग अलग मोती होती है लेकिन एक धारा में पिरो करके एक धागा में पिरो दिया जाता है और माला बड़ी सुंदर होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अलग अलग जात धर्म के लोग हैं और धर्म को मानने वाले, लेकिन एक साथ मिल करके इस प्रकार रहते हैं जैसे लगता है कि एक माला बन गई और बड़ा सुंदर लगता है। बाहर से कोई अगर आ जाए, आपने पढ़ा होगा भारतीय संस्कृति, जिसमें संस्कृत वाला चैप्टर में है, तो उसमें आपने क्या बताया गया है, या हिंदी में भी भारतीय संस्कृति के बारे में जो है, तो उसमें बताया गया है कि हमारा देश अगर बाहर से देखा जाए तो अनेक देशों का समूह लगता है। ठीक उसी प्रकार है। तो यह स्वयं भारतीय में ये बताया गया है कि हम लोग अलग अलग जाति धर्म के, लेकिन हर धर्मों का सम्मान करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इसमें देखिए बताया गया, इसमें मुख्य रूप से पात्र कौन है, जसविंदर, दीपक, पीटर, आफ्ताब, यही 4 कहानी रहता है। क्या है, कहानी स्टार्ट होता है क्लासरूम से, क्लास में अध्यापक पूछते हैं किससे, दीपक से, दीपक बताओ अपने धर्म के, वो अपने धर्म के साथ बताते बताते वो सिख धर्म के बारे में भी ज्ञान देता है, जिससे पता चलता है कि वो अपने धर्म को मानने वाला प्लस दूसरे धर्म को भी सम्मान देता है। वो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान देता है। जब आफ्ताब को बताया जाता है कि आफ्ताब खड़े हो जाओ, आप अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के साथ साथ वो महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तृत ज्ञान देता है, जिससे पता चलता है कि वो बुद्ध बौद्ध धर्म को भी मानने वाला है। समझा गया? कहानी आगे बढ़ती है, सब बच्चे अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं। लंच होता है, लंच में सब लोग लंच करते हैं। जसविंदर एक गरीब निर्धन बालक है, वो लंच नहीं कर रहा है, उसका मित्र पीटर उसको लंच कराता है। क्या करता है, पीटर उसको लंच कराता है और आगे कहानी बढ़ती है, समय बीतता है, छमाही पेपर होता है। छमाही पेपर सभी बच्चों का फीस जमा है, लेकिन किसका, जसविंदर गरीब बालक है, उसका फीस जमा नहीं है, जिस पर उसका मित्र पीटर उसका फीस जमा करता है और सब बच्चे तैयार हो जाते हैं पेपर के लिए। तो कॉलेज में घटना होती है खगोला का, जिसमें क्या होता है, दीपक घायल हो जाता है, ठीक ना, लेकिन उससे पहले लंच होता है। लंच में जब क्या करता है, आफ्ताब जो है अपना दीपक को देता है, ये दीपक लो लंच करो, वो नकार देता है, जिससे पता चलता है कि दीपक के दिल में कहीं ना कहीं किसी दूसरे धर्म के प्रति क्या है, थोड़ा सा भेदभाव बचा हुआ है। अब देखिए दीपक खगोला का कांड होता है, दीपक घायल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हॉस्पिटल भर्ती हो जाता है। 2-4 दिन तक क्लास में दीपक नहीं आता है, सब बच्चे सोचते हैं क्या हुआ। तब जसविंदर बताता है कि भाई दीपक का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सभी मित्र मिलने के लिए जाते हैं, उत्सुकता से मिलने के लिए जल्दी पहुंचते हैं। जाकर के देखते हैं कि दीपक के माता पिता रो रहे हैं। पहले उसके माता पिता को साहस बंधाते हैं, साहस बंधाने के बाद आफ्ताब जाके मिलता है, दीपक बेड पे लेटा हुआ है, घायल होता है, फिर भी वो उठकर क्या करना, आदर पूर्वक उसका स्वागत करता है। सब लोग वहां पहुंचते हैं। जैसे ही पता चलता है कि दीपक को खून की जरूरत है, आफ्ताब बिना सोचे समझे अपना खून देता है। दीपक को पता चलता है, वो आत्मग्लानि से भर जाता है, उसे अफसोस होता है कि मैंने किस प्रकार उसका अपमान किया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ठीक होता है, सबसे पहले वो आफ्ताब के घर जाता है, उसे गले लगाता है, उसे मिलता है। उसके बाद ईद में उसके घर जाता है, उससे गले मिलता है, सेवैया खाता है। होली में उसको सम्मान पूर्वक अपने घर बुलाता है, किसको, आफ्ताब को, और उसका सम्मान करता है। आफ्ताब भी उसके साथ होली खेलता है। ठीक उसी प्रकार हम भारतीय भी हैं, हम भारतीय भी हैं। जब तक हमारे साथ कोई अच्छी घटना नहीं घटती है, हम दूसरे धर्म के प्रति हमारे मन में थोड़ा सा मतभेद होता है। जैसे ही कुछ ऐसी घटना घटती है, हम दूसरे क्या करते हैं, दूसरे धर्म के प्रति भी हम सम्मान दिखने लगते हैं।
इसीलिए हम क्या कहा जाता है कि ना पंजाबी, ना गुजराती, बंगाली, मद्रासी है, लेकिन हम उन सबसे पहले केवल भारतवासी हैं। अर्थात हम कोई भी जात धर्म के नहीं है, पहले हम क्या है, भारतीय हैं। ना बंगाली है, ना मद्रासी है, ना गुजराती है, ना पंजाबी है, सबसे पहले हम क्या है, भारतवासी हैं। और हमारा हम क्या है, भारत के वास है, अर्थात भारतवासी। समझा क्या? इस कहानी का सार लिख लेंगे आप लोग, ठीक ना? अब सुनिए, अब सुनिए, इसका थोड़ा सा था ना दहेज वाला। सुनिए, किराने की दुकान नहीं, किराने की दुकान नहीं, पान मांगते हैं। राशन की दुकान नहीं, उधार मांगते हैं। अब पेट्रोल के लिए जेब में पैसा नहीं, पेट्रोल के लिए जेब में पैसा नहीं, फिर भी लोग दहेज में कार मांगते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप किसी के यहाँ शादी के यहाँ जाएंगे, शादी के लिए, तो उसके पास कुछ नहीं, वो भी एक कार की डिमांड करते हैं। मैंने बड़े अपनी आवश्यकता से अधिक मुँह मिट्टू बनना, वही हाल है। देखिए, इस चारों चैप्टर का आप सारांश बता दिए हैं। अब चारों चैप्टर का सारांश एकदम कहानी की तरह रट जाइए, और हिंदी में लिखना होता है। और पात्र चित्रण बता दिए, पात्र चित्रण लिख देंगे, समझा गया ना? पात्र चित्रण लिख लीजिएगा और उसी के हिसाब से काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत होगा आप हमारे चैनल पर मैसेज कर दीजिएगा, या पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। अब जहां भी रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए।